चलो आज बेटा, आज से नई कहानी शुरू करते हैं और नई यूनिट अपनी बायोटेक्नोलॉजी। देखो, बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें अपने नीट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है पूरे जूलॉजी में, वो सिर्फ बायोटेक है बेटा, जिससे मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। पिछले साल 9 क्वेश्चन था, इससे पिछले साल 12 क्वेश्चन था, उससे पिछले साल 11 क्वेश्चन था। ठीक है, सिर्फ 2 चैप्टर और क्वेश्चन लाइन से आएंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, इस चैप्टर में आप रट्टा नहीं मार पाओगे, ये क्लियर कट याद रखिएगा। सिर्फ एक ही चीज है, जितना कंसेप्ट समझ में आ जाए उतना समझ लो, और नहीं समझ में आता है तो ये चैप्टर छोड़ दो, सबसे अच्छा तरीका है। राइट, आ जाओ स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, इस चैप्टर में अपने को 2 पढ़नी है यूनिट। एक बायोटेक का प्रिंसिपल पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है अपने को इसका एप्लीकेशन। आ जाओ, सबसे पहले कहानी स्टार्ट करते हैं बेटा प्रिंसिपल की। देखो, बायोटेक होता क्या है, अब इसके नाम को पकड़ो, सारी कहानी आपको मिल जाएगी। बायोटेक का मतलब होता है अपनी बायोलॉजी को लीजिए और उसमें टेक्नोलॉजी को ऐड कर दीजिए। यही क्या होती है, हमारी बायोटेक होती है। जैसे अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा, सीधा सीधा हम लोगों ने बायोलॉजी और जूलॉजी से चीजें ऐसे पढ़ी, अभी तक फालतू कहानी चल रही थी, है ना। अब चलेंगे टेक्नोलॉजी के पास कि हमारी बायोलॉजी में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तब तक हमारे पास बायोटेक नहीं था बेटा, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी हमारा बायोटेक चलता था। क्लियर। अगर बायोटेक की बात करें, सबसे पहले बायोटेक का जो टर्म दिया था वो अपना एक साइंटिस्ट हुआ करता था बेटा, जिसका नाम था कार्ल एरेकी। सबसे पहले इसने ही कहानी शुरू की थी बायोटेक की, और बायोटेक की जब इसने कहानी स्टार्ट की थी तो इसने एक छोटी सी डिफिनेशन दी थी। क्या दिया था बेटा? इट यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट to produce product and process which are useful for human। आ जाओ, ये क्या डिफिनेशन कहना चाहती है पहले इसको समझते हैं बेटा। देखो, हमने पहले ही बताया अपनी बायोलॉजी में क्या ऐड करना है, अब आपको टेक्नोलॉजी का ऐड करना है। इसी को आप क्या नाम दोगे? बायोटेक नाम देंगे। तो ध्यान से देखो, हमारी एनसीईआरटी ने एक छोटी सी डिफिनेशन लिख रखी है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप यूज कीजिए या ऑर्गेनिज्म के किसी कंपोनेंट को यूज कीजिए। क्या यूज करना है? या तो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को लीजिए या ऑर्गेनिज्म का कोई कंपोनेंट ले लीजिए, और ऑर्गेनिज्म या उसके कंपोनेंट लेकर अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जो ह्यूमन के लिए यूजफुल है, इसी को क्या नाम देते हो आप? बायोटेक्नोलॉजी नाम देते हैं। अब देखो क्यों नाम दिया हमने, या तो ऑर्गेनिज्म लो या ऑर्गेनिज्म का कोई कंपोनेंट ले। जैसे आपके पास एक ऑप्शन है बेटा, पूरा का पूरा आप बैक्टीरिया ले लीजिए। राइट, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पूरा का पूरा बैक्टीरिया ले लीजिए, पूरा ऑर्गेनिज्म ले लीजिए। इसका यूज करके अपने लिए कोई प्रोडक्ट बनवाइए जो आपके लिए यूजफुल है, या तो बैक्टीरिया के सेल का कोई कंपोनेंट ले लीजिए। आपकी मर्जी, चाहे पूरा बैक्टीरिया ले लीजिए या सिर्फ इसका क्या ले लीजिए आप? डीएनए ले लीजिए। सिर्फ आप डीएनए भी ले सकते हैं, पूरा बैक्टीरिया भी ले सकते हैं। इसका यूज करके आप अपने लिए ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो हमारे लिए यूजफुल हो, ह्यूमन के लिए यूजफुल हो। इसी को आप क्या नाम दोगे? बायोटेक्नोलॉजी नाम देते हैं। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल ले ले बेटा, एक हमारी बैक्टीरिया होती है इशरेचिया कोलाई, नाम सुने हो? ये जो इशरेचिया कोलाई होती है बेटा, इशरेचिया कोलाई की प्लाज्मिड यूज करके अपन क्या बनाते हैं बेटा? अपने लिए इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं। यूज क्या किया अपने? इशरेचिया कोलाई का। लेकिन क्या पूरा ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, सिर्फ उसका प्लाज्मिड ले रहे हैं बेटा? सिर्फ प्लाज्मिड ले रहे हैं। जरूरी नहीं हर समय आप प्लाज्मिड लो। क्लियर है। आप इसका पूरा का पूरा जब होस्टिंग करवाओगे, जब कल्चरिंग करवाएंगे, तो आप पूरा बैक्टीरिया के अंदर करवाएंगे। तो यही तो एनसीईआरटी ने लिखा हमारे, यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट। आपने इकोलाई का क्या लिया? प्लाज्मिड लिया, और इस प्लाज्मिड का यूज करके आपने क्या बनवाया बेटा? इंसुलिन हार्मोन बनवाया। अब एक चीज बताओ, ये जो इंसुलिन हार्मोन आप बनवा रहे हो, क्या ये इंसुलिन हार्मोन ये बैक्टीरिया के लिए यूजफुल है?
नहीं, ये हमारे लिए यूजफुल है बेटा। अपन जब भी कोई टेक्नोलॉजी लगाएंगे, अगर पैसे खर्च करेंगे तो आप बैक्टीरिया के लिए तो नहीं खर्च कर रहे हो, ये आप भी जानते हो, ये अपने फायदे के लिए आप यूज कर रहे हो। तो यहां जो इंसुलिन हार्मोन बनेगा वो हमारे फायदे में आएगा बेटा, बैक्टीरिया के किसी काम में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आता है, सर हम इंसुलिन हार्मोन कैसे बना, बैक्टीरिया को भी यूज करके। तो देखो, जब भी अपन बैक्टीरिया से इंसुलिन हार्मोन बनवाते हैं तो सीधा सीधा आपके पास है बेटा कि ई कोलाई बैक्टीरिया की प्लाज्मिड लीजिए, उसके अंदर अपनी इंसुलिन जीन ट्रांसफर कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि बोरी भर के आपको जीन देना है, सिर्फ अपने को एक जीन ट्रांसफर करना है, और एक जीन ट्रांसफर करके आप कल्चरिंग करके बल्क में अपन इंसुलिन का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। ये जो बल्क में अपन इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाते हैं, ये कौन सी टेक्नोलॉजी से करते हैं बेटा, बायोटेक्नोलॉजी से करते हैं पूरा काम। क्लियर है? आ जाओ, जब अपन बायोटेक की बात करते हैं बेटा, तो बायोटेक हमने पहले ही बताया, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी तब भी हमारे पास बायोटेक था। आज अपने पास टेक्नोलॉजी आ गई है तब भी बायोटेक चल रहा है। क्लियर? तो हमारी जो बायोटेक थी बेटा, ये दो टाइप की बायोटेक चलती थी। अब कौन कौन सी थी बायोटेक, आ जाओ समझते हैं। एक हमारा जो पहले बायोटेक चलता था बेटा, वो पुराना था, आज जो चल रहा है वो नया है। पहले जो हमारी बायोटेक चलती थी उसको आप नाम देते हो बेटा ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। हमने पहले भी बताया, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी हमारे पास बायोटेक के कंपोनेंट थे। तो जब अपन ओल्ड ट्रेडिशनल बायोटेक की बात करते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। एक चीज बताओ, टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी तो आप कर्ड खाते थे ना, बोलो यार। वाइन एंड बियर तब भी पीते थे, कॉमन सी बात है। क्यों कर लेते थे? क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी हमें नेचुरली पहले से पता थी। क्लियर है? तो जैसे आपने कर्ड बनाया बेटा, क्लियर, एनसीईआरटी इसके लिए क्या करती है बेटा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कीजिए, यूज नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रोड्यूस करेंगे क्या, प्रोडक्ट। चलो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीजिए और उसकी नेचुरल कैपेबिलिटी से आपको क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। इसी को आप क्या नाम दोगे, ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी नाम देंगे। जैसे एक चीज बताओ, आप सभी ने कर्ड खाया होगा और कर्ड के बारे में आप जानते भी हो बेटा। एक चीज बताओ, कर्ड को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कौन सा बैक्टीरिया चाहिए, लैक्टोबैसिलस, राइट। तो एक चीज बताओ, क्या आपने कोई टेक्नोलॉजी लगाई इस समय, बोलो। क्या टेक्नोलॉजी नहीं थी तो क्या तब हम कर्ड नहीं खाते थे, तब भी खाते थे बेटा। मैंने पहले बताया, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी हमारे यहां बायोटेक चलता था, बस लोगों को पता नहीं था। अब एक चीज बताओ, कर्ड में आपने बैक्टीरिया यूज किया, क्या बैक्टीरिया का प्लाज्मिड यूज किया हो, क्या बैक्टीरिया की सेल यूज की हो, पूरा का पूरा बैक्टीरिया ले आके छोड़ दिए बेटा। अब एक चीज बताओ, क्या बैक्टीरिया आप मार्केट से खरीद के लेके आते हो, नहीं। एक बार बेटा आपके पास कर्ड आ गया, उसी कर्ड से कर्ड बनाते चले जाओ हमेशा, राइट। आपको छोटा सा सिर्फ मिल जाए बेटा कंपोनेंट, अगर सपोज दैट आपको 10 ग्राम कर्ड दे दिया जाए, आप उससे 100 केजी कर्ड बना सकते हो कि नहीं। आपको 10 ग्राम मिला, आपने 100 केजी बनवाया, इसी को क्या नाम देते हो आप, बायोटेक्नोलॉजी। छोटे से कंपोनेंट से आपने बड़ा प्रोडक्ट निकाल लिया, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया, इसी को आप क्या नाम देते हो, बायोटेक्नोलॉजी नाम देते हैं। जैसे अपन बात करते हैं बेटा वाइन एंड बियर की। जब वाइन एंड बियर की आप बात करते हो तो वाइन एंड बियर का जो प्रोडक्शन होता है वो किसके वजह से होता है, वाइन एंड बियर का प्रोडक्शन, जब आपने फंगाई पढ़ा होगा तो वहां पे आया होगा। वाइन एंड बियर किससे बनाए गए बेटा, सैक्रोमाइसेस सेरेवेसी से बनाए गए हैं। किससे बनाए गए हैं, सैक्रोमाइसेस सेरेवेसी। ये क्या होता है बेटा, फंजाई होता है, राइट। और जब सैक्रोमाइसेस सेरेवेसी का यूज करते हैं तो फर्मेंटेशन करवा के क्या बनवाते हो आप, वाइन एंड बियर बनवाते हैं। तो एक चीज बताओ, यहां पर भी आपने क्या यूज किया भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नेचुरल कैपेबिलिटी को आपने यूज किया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं यूज किया है। इसी को आप क्या नाम देते हो, ओल्ड या ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी नाम देते हैं। अब ऐसा नहीं है आपकी जब न्यू या मॉडर्न बायोटेक आई तो आपकी ओल्ड खत्म हो गई। आज हमारे यहां ओल्ड भी चल रही है और न्यू भी चल रही है, क्लियर है। और कोशिश साइंस की यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा न्यू या मॉडर्न को छोड़कर ओल्ड या ट्रेडिशनल पे जाएं, क्योंकि जब आप ओल्ड या ट्रेडिशनल पे जाते हो ना, लार्ज स्केल पे जब यहां प्रोडक्शन करवाते हो तो इससे साइड इफेक्ट होने के चांसेस नहीं होते हैं बेटा,
क्लियर। लेकिन जब सिंथेटिक चीजें लेते हो तो आप भी जानते हो सिंथेटिक चीजें आपके लिए हर समय यूजफुल होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर। तो जो हमारी न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आई बेटा, न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आने का एक ही रीजन था, क्योंकि आपका क्या आ चुका था, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ चुका था। जब जेनेटिक इंजीनियरिंग आई तब उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई उसको आप नाम देते हो न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी नाम देते हैं। और ये जो न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आई, अब इसमें यूज क्या करेंगे बेटा, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करोगे, यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, या फिर यूज करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। ये लो, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कीजिए या भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यूज करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तब इसको आप क्या नाम देंगे, न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी नाम देते हैं। अब जब जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम देते हो बेटा तो एक चीज बताओ, फर्स्ट टाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग ने करवाया था, फर्स्ट जीन ट्रांसफर हमारे पॉल बर्ग ने करवाया था। जब तक पॉल बर्ग नहीं आया था इससे पहले तो जीन ट्रांसफर हुआ भी नहीं था। और जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करते हैं तो अगर स्टेनले कोहर और हर्बर्ट बोयर ना आता 1972 में तो हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ही नहीं आती। और क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं थी तब तक आप दारू नहीं पीते थे, 100% पीते थे, लेकिन वो नेचुरल कैपेबिलिटी से बनाए जाते थे। आज भी नेचुरल कैपेबिलिटी से बन रहे हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी बन रहे हैं, डिपेंड करता है। हाँ एक चीज है, जो आप नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, राइट। लेकिन जब आप न्यू या मॉडर्न पे आते हो तो आप इसमें बेटा कम टाइम पे लार्ज प्रोडक्शन करवा सकते हैं। क्लियर है। जैसे आपने सुना होगा बेटा, हमारे यहां जितने भी वेजिटेबल्स आते हैं या फ्रूट्स आते हैं, है ना, इनको राइपनिंग होने में टाइम लग सकती है अगर नेचुरली राइपनिंग हो रही है तो। क्लियर। लेकिन आप कार्बाइड डालिए, एक दिन में राइपन कर देंगे ये पूरी तरह से, है ना। नॉर्मली जो आपके फ्रूट्स आते हैं या वेजिटेबल्स आते हैं इनका ग्रोथ होने में टाइम लगता है ना। हो सकता है आज इनकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई है तो फ्रूटिंग पूरी तरह से मेच्योर होने में 5 दिन 10 दिन हफ्ते भर का टाइम ले सकता है। कोई बात नहीं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन रात में दीजिए, सुबह बेटा आपको इतनी बड़ी लौकी मिलेगी। हकीकत बात है ये। जितने भी आपके पास वेजिटेबल्स आती है ना, मैक्सिमम तो ट्रांसजेनिक आती है, नेचुरल तो आपके पास आ ही नहीं पाती है ना। जैसे पता चला आप गए बेटा मैंगो लेने, है ना, पता चला फ्लावरिंग हुई मैंगो में, आज ले दे के मैंगो इतनी बड़ी सी है ना। आज रात में आप वैक्सीनेशन दीजिए, सुबह इतना बड़ा मैंगो मिलेगा आपको। नेचुरली मैंने बताया इसकी साइज बढ़ने में या इसके ग्रोथ होने में टाइम लग सकती है, लेकिन न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से आप इसकी ग्रोथ तेजी से करवा सकते हैं। लेकिन आप भी जान रहे हो जब आप न्यू और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी लगा रहे हो तो यहां पे बेटा सिंथेटिक केमिकल अपन यूज कर रहे हैं। क्लियर। और जब सिंथेटिक केमिकल यूज कर रहे हैं तो क्या आपके लिए यूजफुल हो सकता है हर समय? जरूरी नहीं हर समय यूजफुल होगा बेटा, हार्मफुल भी हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा बेटा गोल्डन राइस, है ना। गोल्डन राइस जो होती है बेटा विटामिन ए रिच होती है, तो एग्रीकल्चर में क्रॉप को बढ़ाने के लिए बेटा, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अपने बायोटेक्नोलॉजी तो यूज किया है। और जो गोल्डन राइस होती है विटामिन ए रिच होता है, अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है आप उसको गोल्डन राइस खिलाइए वो ठीक हो जाएगा। क्लियर। लेकिन गोल्डन राइस की बात छोड़ दो, अपन इंसेक्टिसाइड भी तो यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड अब जब प्लांट पे यूज करते हो तो किसके लिए यूज करते हो? इंसेक्ट ना बैठने पाए उस पे। अगर इंसेक्ट नहीं बनेंगे तो आपका प्रोडक्शन रेट ठीक होगा। लेकिन एक चीज बताओ, आपने केमिकल ही तो बेटा वहां पे प्रेस किया है, केमिकल ही तो दिया है आपने प्लांट को, तो आपको क्या लग रहा है वो प्लांट आपके लिए यूजफुल हो सकता है बहुत ज्यादा। अपन शॉर्ट टाइम की बात करें तो शॉर्ट टाइम के लिए यूजफुल है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए यूजफुल नहीं है। जैसे अभी क्या आया, आपने देखा जब केमिकल आया बेटा तो हमारी हार्वेस्टिंग रेट बढ़ती चली गई। जैसे अपन क्या करते हैं बेटा, कोई भी इंसेक्टिसाइड हर समय अपने खेतों में डालते रहते हैं। अगर आप डाल रहे हो, अगर केमिकल डाल रहे हो तो आप भी जानते हो आपको नेचुरल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं मिलने वाले हैं। क्लियर। इसलिए साइंस की यही कोशिश रहती है कि पहले अपन ओल्ड या ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से चले, फिर भी अगर काम नहीं हो पाएगा तब किसके साथ चलेंगे? न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से चलेंगे। तो मैंने बताया पे जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके अपन क्या करेंगे? प्रोडक्ट बनवाएंगे। जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हो बेटा, अपन ने एक एग्जांपल यहीं ऊपर लिया बेटा, इंसुलिन हार्मोन।
तो अगर आपको इंसुलिन हार्मोन बनवाना है तो इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाने के लिए आप इंसुलिन जीन किस में ट्रांसफर करोगे बेटा? इसको आपको ई कोलाई में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और ई कोलाई में जब इंसुलिन जीन दोगे, इसके वजह से क्या प्रोड्यूस करवाएगा आपके लिए? इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगा। ये क्या प्रोड्यूस करवाएगा बेटा? इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस कराएगा। ये आपके लिए यूजफुल होती है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, आपने इंसुलिन जीन ट्रांसफर किया ई कोलाई में। नॉर्मली ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये प्रॉपर करने के लिए आपको जीन गन चाहिए, राइट? और साथ ही साथ लैब चाहिए, और साथ ही साथ उसके लिए सुटेबल मीडियम चाहिए, तब जाके ये आप ट्रांसफर करा सकते हो। अगर आप ये नहीं करवा पाओगे तो पॉसिबिलिटी आपकी नहीं बनेगी। क्लियर है? दोनों के दोनों, चाहे ओल्ड हो या न्यू हो, दोनों आपके लिए क्या है बेटा? यूजफुल है। क्लियर? और दूसरी चीज, चलो ये तो छोटी सी डिफिनेशन हमारे एनसीईआरटी ने दे रखा है, लेकिन एक्चुअल डिफिनेशन बेटा हमारी दी रखी है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दिया था डिफिनेशन इसकी। अब आ जाओ, ईएफबी ने हमारी क्या डिफिनेशन दे रखी है? एनसीईआरटी की डिफिनेशन, इसको आपको याद रखना है। चलो, डिफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसने दिया था बेटा? डिफिनेशन ऑफ बायोटेक कौन दिया है बेटा? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। याद रखना, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारी बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनेशन किसने दिया था? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दिया था। और इसने जब अपनी डिफिनेशन दी थी तो इसके डिफिनेशन में क्या लिखा गया था? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म या फिर सेल या सेल का कोई पार्ट या फिर कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। और वो भी किसके लिए? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ये डिफिनेशन, ये हमारी है बेटा ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनेशन है। याद रखिएगा, जब अपना क्वेश्चन आया था एएमयू 2015 में, उसने यही डिफिनेशन 4 बार लिखा था, और चारों बार में चारों ऑप्शन में हर जगह थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया था। जब 2015 एएमयू में एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, उसने यही डिफिनेशन 4 ऑप्शन में लिखे थे, और चारों ऑप्शन में डिफिनेशन को आगे पीछे कर दिया था या कहीं कहीं पे चेंज कर दिया था। बस यही क्वेश्चन था वहां पे। अब आप समझ सकते हो बायोटेक में क्वेश्चन किस लेवल तक आएंगे। देखो, कॉन्सेप्चुअल भी आएंगे और थियरी के भी आएंगे। क्लियर? ये क्या कहती है बेटा? ईएफबी ने जब बताया तो इसने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सीधा सीधा आप ऑर्गेनिज्म को लीजिए और वो भी नेचुरल साइंस के साथ जोड़ना है। जरूरी नहीं हर समय ऑर्गेनिज्म लीजिए। यहां पे हमने क्या बताया था बेटा? कोई भी ऑर्गेनिज्म लीजिए या उसका कंपोनेंट लीजिए, और इसी का यूज करके आप क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। यही तो इसने भी बोला है बेटा कि आप नेचुरल साइंस को किसी ऑर्गेनिज्म के साथ या ऑर्गेनिज्म के सेल के साथ या सेल के किसी पार्ट के साथ, या हो सकता है उसका आप कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग्स या जेनेटिक मटेरियल लेके कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाए, तो इसी को आप क्या नाम देते हैं? बायोटेक्नोलॉजी नाम देते हैं। क्लियर? लेकिन ये बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी तब पॉसिबल हुई जब हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग आई। और जेनेटिक इंजीनियरिंग इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि हमारे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की डिस्कवरी हो चुकी थी। और अगर यह डिस्कवरी ना हो पाती बेटा, तो अपन कभी जिंदगी में बायोटेक तक पहुंच ही ना पाते, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको पता नहीं थी। तो ये लो बेटा, नेक्स्ट डेफिनेशन एनसीईआरटी ने ये लिख रखा है बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग is possible due to discovery of
प्लाज्मिड एंड रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम इन बैक्टीरिया। ये लो, आज जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की अपन स्टडी करते हैं उसका सिर्फ एक रीजन है, अपने को क्या मिल चुका है बेटा, प्लाज्मिड और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी हो चुकी। अब ये क्या होता है प्लाज्मिड, ये क्या होता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसके बारे में समझते हैं। ध्यान से देखो, एक हमने लिया बेटा बैक्टीरियल सेल, और ये जो बैक्टीरियल सेल है आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया के पास दो दो डीएनए होते हैं, राइट। बैक्टीरियल सेल के पास दो दो डीएनए होते हैं बेटा। एक इसका क्या होता है, मेन डीएनए होता है, एक इसका क्या होता है, मेन डीएनए होता है। और मेन डीएनए के साथ साथ बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है इसी को आप क्या नाम देते हो, प्लाज्मिड नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड। मैंने बताया बैक्टीरियल सेल के पास दो दो डीएनए होती हैं, एक अपनी क्या होती है बेटा, मेन डीएनए होती है, और दूसरी क्या होती है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होती है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड। ये वही प्लाज्मिड है बेटा जो आगे चल के क्लोनिंग वेक्टर का काम करेगा, जिसके वजह से आप किसी भी चीज का कल्चर करवाएंगे या किसी भी नई प्रोडक्ट को बना सकते हैं। क्लियर। और साथ ही साथ इसी के अंदर एक एंजाइम की भी डिस्कवरी हो चुकी है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये दो चीज अपने बैक्टीरिया में डिस्कवर्ड हुए, तब जाके अपन ने किसकी स्टडी की बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्टडी की। एक तो हमारा प्लाज्मिड डिस्कवर्ड हो गया और एक क्या डिस्कवर्ड हो गया, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डिस्कवर्ड हुई। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी पॉसिबल हो पाई अपने लिए। क्लियर है इतनी कहानी, ये तो हमारी बेसिक कहानी थी, ठीक है। अब चैप्टर का अपने नाम क्या है, बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, है ना। हमारे बायोटेक के क्या प्रिंसिपल हैं और उसको यूज करके क्या बना सकते हैं। तो दो ही अपने प्रिंसिपल है बेटा बायोटेक के, एक तो है अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक के दो ही प्रिंसिपल हैं, एक क्या है बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरी है बेटा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये क्या है दोनों, आ जाओ इसके बारे में अपन डिटेल स्टडी करते हैं बेटा। चलो, क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्या होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, नाम को पकड़ लो, सारी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका मतलब अपने को कोई भी टेक्नोलॉजी लगा के अपने जीन का कॉम्बिनेशन क्या करना है, चेंज करना है। इसी को आप क्या नाम दोगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम देंगे। क्लियर। दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिस जेनेटिक मटेरियल को आपने चेंज किया, जिस डीएनए को मॉडिफाइड किया, जिसको आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए नाम दिया, उसी को क्या करवाइए, कल्चर करवा के पूरा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करवाइए। इसको क्या नाम दोगे आप, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग नाम देंगे। क्लियर है। अब आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी कहानी आएगी जेनेटिक इंजीनियरिंग की। चलो जेनेटिक इंजीनियरिंग की कहानी शुरू करते हैं। यहां से अब समझना शुरू कर दो, अब कहानी यहां से स्टार्ट हो रही है। अभी तक तो बेसिक कहानी चल रही थी, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो रट्टा मार लेना, ठीक है। लेकिन अब यहां से रट्टा मारने की कहानी खत्म हो रही है और आगे कुछ भी रट्टा मारने के लिए नहीं रहेगा। हाँ, समझना भी रहेगा, रट्टा भी मारना रहेगा, यही तो जूलॉजी है ना। चलो, एक अपन ने लिया बेटा बैक्टीरियल सेल, ये अपनी क्या है, बैक्टीरियल सेल, और एक अपन ने लिया नॉर्मल सेल। क्लियर। एक हमने लिया है नॉर्मल सेल और ये क्या है बेटा, अपनी बैक्टीरियल सेल। अब ध्यान से देखना, जब भी यहां पे सेल की बात करोगे कहानी स्टार्ट होगी अपनी बैक्टीरियल सेल से, क्योंकि हम इंसान का सेल यूज करके बैक्टीरिया नहीं बनवाते कभी, ऐसा तो नहीं करते हो ना। बैक्टीरिया का सेल यूज करके इंसानों के फायदे की चीजें बनाते हैं। याद रखना, इंसान बैक्टीरिया के लिए कुछ नहीं बनवाता, अपने फायदे के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बनवाता है।
तेरा नोट्स कहाँ है रे? हैं क्या देख रहा है इसमें? यार ये तो एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चा है, मोबाइल में पढ़ता है ये। क्या कह रहा है? तू कह भी कौन रहा है? अबे जिंदगी ने तेरा मिसयूज किया, ये तुझे पता नहीं चला अभी तक है? अच्छा एक चीज बताओ, तुम दोनों, ओए मुर्गियों, तुम लोग जब खाना खाते हो तो अगर 4 चपातियां, 2 तुम खाती हो 2 तुम खाती हो, या अपना अपना खाते हो? अपना अपना खाते हैं। तो जो तुम लोग नोट्स बनाते हो, आधा तुम लिखती हो आधा वो लिखती है। एक्चुअली सिर्फ तुम्हें नहीं, एक और मुर्गी बैठती, वो कहां गई तुम्हारी? वो जो अपना ये बैठी हुई है, जो स्टेथोस्कोप लगाती है, बीपी चेक करती है, इसने भी तुम्हारे नोट्स लिखे हैं। हाँ, हमने देखा इन लोगों का कुछ देर तक वो लिखेगी, फिर उसका हाथ दर्द करने लगा, ले तो लिख है। एक काम करना, नीट का एग्जाम बैठना ना, जूलॉजी केमिस्ट्री एक जन कर लेना, फिजिक्स और बॉटनी दूसरे को दे देना। ये ले भाई तू मेरा सॉल्व कर दियो, मैं निकल रहा हूं, दारू पीना है? तेरा नोट्स कहां है? ये है तेरा नोट्स। तेरे टेस्ट में कितने नंबर आते हैं? अच्छा मार्क्स क्यों ना पूछे, नोट्स लिखा है इसने, घर में कॉपी लेकर चली गई, वो पढ़ेगा कोई और। ये देखो टैलेंट इनका, फोन में तो अपना झिंगोली भी रखा हुआ है। अच्छा तुम भी झिंगोली हो? अपने अपने नोट्स लिखा करो, है ना। मोदी जी हमारे कह रहे हैं आप निर्भर बनो, ये लोग ये वो उससे कॉपी लिखवाती है, ये उससे कॉपी लिखवाती है। अच्छा उसने एनसीईआरटी इतना बायोटेक में पढ़कर पूरा एकदम कलर कर दिया है, क्या समझ पाई हो उसमें? स्कूल में टीचर हाईलाइट करवाते थे, एनसीईआरटी हाईलाइट की जाती है रे एनसीईआरटी में। अच्छा तुम हाईलाइट करके क्या समझ पाई? समझ में तुमको कुछ भी नहीं आया, वो आज भी नहीं समझ में आया होगा, है ना। आधे बच्चे तो ऐसे एनसीईआरटी खोल के बैठे होते हैं जैसे उनको पूरा समझ में आ रहा क्या कहानी चल रही है ना। जैसे एक दिन कोई तो इसमें बैठा, ये बैठी हुई थी, है ना, मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा रहा हूं, इवोल्यूशन खोल के बैठी हुई थी। अब अच्छा इसने ले लिया, अब चल ठीक है तू समझा दे अब। तो कौन सा टॉपिक तुमने खोला है? बायोटेक, ठीक है, अब वहीं पे तो समझाना। ऐसी हरकतें क्यों करते हो? तुम्हारे बगल देखो गरीब बैठी हुई है, उसने नोट्स लेके बैठी हुई है, या तो अपनी नोट्स लिखा करो या तो नोट्स लेके बैठा करो, ठीक है। एनसीईआरटी से वैसे भी तुमको पल्ले नहीं पड़ने वाली है कुछ। आ जाओ, देखो तुम्हारे जो क्लास का टॉपर है ना, वो बैठा हुआ, वो खुद से लिखता है। तूने टेस्ट दिया था इस बार आईटीएस? कितना आया है? 640 या 14? पिछली बार से कम कैसे हो गया रे? पिछली बार कितना था, तो इस बार कैसे कम हो गया? तो ऐसे नीट में भी आएगा, तब क्या करेगा? वो देखो खुद से नोट्स लिखता है अपनी, क्योंकि वो कामचोर नहीं है, हैं? कुछ तो सीखा करो रे तुम लोग। चलो सब एक दूसरे के भरोसे बैठे रहते हैं, तो एनसीईआरटी लेके आना, मैं नोट्स लेके आ जाऊंगा, आधा तू लिख दियो आधा हम लिख देंगे, मास्टर को लगेगा हम दोनों लिखते हैं, है ना। चल भाई अपन ने क्या किया, एक बैक्टीरियल सेल लिया, एक नॉर्मल सेल, अपना सेल है ये, है ना। क्योंकि जब भी अपन प्रोडक्शन कराएंगे किसी भी चीज का या किसी का प्रोडक्ट बनवाएंगे तो अपने लिए बनवाएंगे, और अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो पहले अपना जीन देना पड़ेगा। क्लियर? जैसे आपने अभी देखा बेटा, कोविड की वैक्सीनेशन आपने ली, तो पहले वैक्सीनेशन करने के लिए आपको उसका जीन देना पड़ेगा, तब जाके आप उसका वैक्सीन का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। क्लियर? तो हमने एक बैक्टीरियल सेल लिया और एक अपना सेल है ह्यूमन सेल। इसके अंदर से अपन निकाल के ले आएंगे एक डीएनए, जिसको नाम दोगे बेटा डिजायर्ड जीन, राइट? या डिजायर्ड जीन नाम दो या जीन ऑफ इंटरेस्ट नाम दो, एज यू विश, तुम्हारी मर्जी। हमने इसको डिजायर्ड जीन नाम दिया। और आप भी जानते हो, मैंने पहले बताया कि बैक्टीरिया के पास क्या होंगे बेटा, दो डीएनए होंगे, एक तो होगा इसका प्लाज्मिड और एक होगा इसका मेन डीएनए। तो इसका अपन क्या निकालेंगे यहां से,
प्लाज्मिड निकालेंगे। अब क्या करना है आपको, इस प्लाज्मिड से, ये लो, ये है बैक्टीरियल प्लाज्मिड जिसको अपन क्लोनिंग वेक्टर भी नाम देते हैं। इस प्लाज्मिड से आपको इस डिजायर्ड जीन को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहला काम, एक चीज बताओ, इस प्लाज्मिड में कहां जुड़ेगा, उसके लिए इस प्लाज्मिड को आपको तोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसको क्या करेंगे अपन, इस प्लाज्मिड को और डिजायर्ड जीन को बेटा कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ये लो, कट करेंगे बेटा सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। क्वेश्चन आता है सर सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्यों कट करना है? क्योंकि हमारे पास जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएंगे जिनका काम होगा जीन या डीएनए को कट करने का, वो जिस एंजाइम से आप कट करोगे इसी तरह हमारा एंड आएगा। अब ब्लंट एंड आएगा या स्टिकी एंड आएगा, ये बात की बात है। अगर आप डिजायर्ड जीन को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इकोआर फर्स्ट से कट कर रहे हो तो प्लाज्मिड को भी आपको इकोआर फर्स्ट से ही कट करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, कट करने के लिए एंजाइम दोनों के लिए सेम यूज करेंगे। अब जब यहां से कट करोगे तो ये लो बेटा अपनी प्लाज्मिड कट के आएगी, प्लाज्मिड कटी हमारी, राइट। अब देखो जब कट गई तो यहां पे अब क्या हो सकता है, अब आपको ध्यान से देखो, क्या कट वेक्टर नहीं नजर आ रहा है? 100% नजर आ रहा है। अगर हमारी प्लाज्मिड कटेगी तो क्या डिजायर्ड जीन नहीं कटेगा? डिजायर्ड जीन भी कटेगा, और डिजायर्ड जीन कटने के बाद यहां पे बनेगा बेटा हमारा स्टिकी एंड। ये लो, यहां पे दोनों में बनेंगे बेटा सेम स्टिकी एंड। अब क्यों सेम स्टिकी एंड बनेंगे, उसका रीजन है क्योंकि एंजाइम कौन सा लिए हो बेटा, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिए हैं, इसलिए दोनों में क्या बनेगा, सेम स्टिकी एंड बनेगा। क्लियर? और स्टिकी एंड, ये लो, यहां से एक स्टिकी एंड बनी हुई है और यहां से एक स्टिकी एंड बनी हुई है, और ऐसे स्टिकी एंड हमारे डिजायर्ड जीन के पास बनी हुई है। क्वेश्चन आता है सर क्या सिर्फ स्टिकी एंड को ही जोड़ना है, क्या ब्लंट एंड को नहीं जोड़ सकते? आ जाओ, तुमको एक कहानी सिखाते हैं। देखो, एक अपने पास जोड़ने का ये मेथड है, ध्यान से समझना इसको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जोड़ना तोड़ना सीख जाओगे। और एक मेथड ये है जोड़ने का, है ना। कौन सी अपन बॉन्डिंग करवाएं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी, पहली वाली या दूसरी वाली? क्या दूसरी वाली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बन सकती? इसको ब्रेक करना आसान होगा, इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। आपने बेटा प्लांट में टिश्यू कल्चर करवाया होगा। अपन क्या करते हैं बेटा, जैसे हमने एक प्लांट का स्टेम लिया, ये लो एक कट लगाया, और दूसरे प्लांट के टिश्यू में कुछ इस तरह से कल्चर करवाते हैं। यही तो करते हो ना, बहुत लोगों ने बचपन में ये सब हरकतें की होंगे रे। एक प्लांट का टिश्यू लेके दूसरे में जोड़े होगे, ये कभी तू कहां से करेगी? तो प्लांट देखें कैसे होते हैं? चलो अब क्या करना है, देखो अगर इस तरह से आपने कट किया तो इनको ज्वाइन करना आसान होगा। अब ऐसा नहीं, अगर अपन दो प्लांट के ऐसे कल्चर कराए, इनको भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये बॉन्डिंग आसान नहीं होगी। अगर किसी बच्चे ने खुरापात करके इधर से भी गिरा दिया तो यहीं से टूट के गिर जाएगी बेटा, लेकिन ये बॉन्डिंग होगी तो इसको निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब ये जो आपकी बनती है बेटा एंड, अब ध्यान से देखो, क्या दोनों तरफ एंड सेम नजर आ रहे हैं? इस एंड को अपन नाम देते हैं स्टिकी एंड नाम देते हैं, और ये जो एंड नजर आ रही है इसको अपन नाम देते हैं ब्लंट एंड नाम देते हैं। टेंशन ना लो, आगे मोड ऑफ कटिंग आएगी तो हम सब जानेंगे कैसे स्टिकी एंड बनती है और कैसे ब्लंट एंड बनती है, ये सब अपन जानेंगे। ये सिर्फ यहां बेसिक आपको जान लेना है। क्लियर? तो आ जाओ, यहां पर ध्यान से देखो, क्या यहां दोनों तरफ से स्टिकी एंड बनी हुई है कि नहीं? बनी हुई है। तो अगर आप इनको जोड़े तो आराम से बॉन्डिंग हो जाएगी। तो आ जाओ इनको जोड़ते हैं बेटा। देखो जोड़ने के लिए हमने बताया था जिस एंजाइम से कट करोगे उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ये क्लास का नाम है जिसके अंदर 900 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कितना हमने बताया? 900। अभी तक जो आपके पास डिस्कवर्ड हुई है, आपके एनसीईआरटी लिखती है 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की डिस्कवरी हो चुकी है, और उसको डिस्कवर्ड किया गया है 230 बैक्टीरिया से। क्लियर है? तो ये अपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने कट किया, दोनों के दोनों सेम स्टिकी एंड बने। अब दोनों को क्या करेंगे बेटा? ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के लिए जो यहां पे एंजाइम यूज करेंगे वो होगा बेटा डीएनए
लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? डीएनए लाइगेज एंजाइम। और डीएनए लाइगेज, लाइगेज का मतलब क्या होता है बेटा? किसी को जोड़ना। अब आ जाओ, इसको जोड़ते हैं बेटा। ये रही अपनी प्लाज्मिड, और इसके अंदर आपने क्या जोड़ा है बेटा? डिजायर्ड जीन जोड़े हो। ये तो की हो ना, ये इसमें जुड़ी हुई है हमारी डिजायर्ड जीन। अब एक चीज बताओ, एक आपने क्या लिया है? बैक्टीरियल प्लाज्मिड लिया है। बोलो, एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड यानी बैक्टीरिया का डीएनए है, और एक हमारी सेल का डीएनए है। दोनों अलग अलग डीएनए थे, दोनों को आपने लेके जोड़ा, तो क्या ये डीएनए सेम रहेगा? अब अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया भैया। बैक्टीरियल डीएनए में आपने डिजायर्ड डीएनए डाल दिया है, तो यहां से जो नई डीएनए बनेगी, इसी को क्या नाम दोगे बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए नाम देंगे, या इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप नाम देते हो मॉडिफाइड डीएनए। पहले आपका बैक्टीरियल डीएनए अलग था और ह्यूमन डीएनए अलग था। अब आप जब ने दोनों को जोड़ दिया बेटा, तो बैक्टीरियल डीएनए और ह्यूमन डीएनए एक में हो गई। इसी को आप क्या नाम देते हो? मॉडिफाइड डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नाम देते हैं। अब ये जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गई, तो इसी को क्या करवाएंगे बेटा? कल्चर करवाएंगे। कहां पे ले जाके? होस्ट सेल में ले जाकर कल्चर करवाएंगे। कहां पे बेटा? होस्ट सेल में ले जाके। क्वेश्चन आता है, सर कल्चर क्यों करवाना है? आ जाओ समझते हैं बेटा, क्यों करवाया आपने कल्चरिंग। चलो, क्यों करवाएंगे कल्चर, इसका मतलब समझते हैं। देखो, हमने पहले क्या किया, सीधा अपन गए बेटा लैब में। ये जितनी काम हो रही है ना अपनी, ये जो जोड़ रहे तोड़ रहे अपन, ये लैब में कर रहे हैं। क्लियर? आपने क्या किया है बेटा? सीधा सीधा एक बैक्टीरियल डीएनए लिया है, और क्या लिया है बेटा? डिजायर्ड जीन लिया है। क्लियर? एक हमने बेटा मीडियम लिया, जिसके अंदर ले गए क्या रख दिए? प्लाज्मिड रख दिए, और इसी में क्या रख दिए बेटा? डिजायर्ड जीन डाल दिए। क्लियर? अब काटने जोड़ने का काम हम नहीं करेंगे बेटा, ये सब एंजाइम करेंगी, और इसी के अंदर अपन क्या डाल देंगे? अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल देंगे। जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालोगे, प्लाज्मिड भी कटेगा और डिजायर्ड जीन भी कटेगा। राइट? कटने के बाद इसी के अंदर क्या डाल देंगे अपन? डीएनए लाइगेज डाल देंगे। इसको जोड़ेगा, और जोड़ने के बाद आपके पास क्या निकल के आएगी बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए निकल के आएगी। कितनी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनी है भी अपने पास? एक बनी है। और इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए से क्या अपन ढेर सारे प्रोडक्ट बनवा सकते हैं? शर्त होगी जीन कौन सी आप डाले हो। आपने बैक्टीरिया के अंदर कौन सा जीन इंट्रोड्यूस किया है, उस हिसाब से अपन क्या करेंगे? प्रोडक्ट बनवाएंगे। एक चीज बताओ, हमने लिया इंसुलिन जीन, प्रोडक्ट क्या बनेगा? इंसुलिन हार्मोन बनवाएंगे। क्लियर? अभी हमने एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड लिया था और एक जीन लिया था, तो इस एक प्लाज्मिड और एक जीन से बेटा बल्क में अपन क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। कैसे? इसको सीधा सीधा बेटा अब कल्चर करवाएंगे। कल्चर करवाने का मतलब, इसको बेटा ढेर सारे बैक्टीरिया में ले जाके आप इंट्रोड्यूस करवाते जाइए। जैसे जैसे आप इसको कल्चर करवाते जाएंगे बेटा, हर एक बैक्टीरियल सेल में यही कहानी पहुंचती चली जाएगी, और यही बैक्टीरिया हमारी क्या बनेगी बेटा? लार्ज स्केल पे ले जाके हमारी ह्यूमन इंसुलिन जीन का प्रोडक्शन करवाएंगे। अपन ने बनाया एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसकी वजह से लार्ज स्केल पे हमने प्रोडक्शन करवाया। क्लियर? और ये जो हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस चली, इस प्रोसेस को आप नाम देते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम देते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कहती है हमारी? देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग का कहना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके आप जेनेटिक मटेरियल की पूरी केमिस्ट्री चेंज कर सकते हो। देख लो, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज किया, लेके आए थे प्लाज्मिड और लेके आए थे सेम अपन अलग से डिजायर्ड जीन, दोनों को यूज करके एक नया डीएनए बनाया कि नहीं? क्या इसका पूरा का पूरा यहां जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ कि नहीं? इसलिए तो एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉडिफाइड कर सकती है जेनेटिक मटेरियल की पूरी केमिस्ट्री। क्लियर? और दूसरी चीज, अगर इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट में ट्रांसफर करें, तो एक नया फिनोटाइप निकल के आएगा। कैसे नया फिनोटाइप निकल के आएगा? क्या आपने इंसुलिन हार्मोन दिया है?
बोलो यार, क्या दिया है? इंसुलिन जीन दिया है, लेकिन बनेगा क्या? इंसुलिन हार्मोन। किसमें बनेगा? बैक्टीरिया में बनेगा। क्या बैक्टीरिया के पास इंसुलिन हार्मोन कभी था? अरे बोलो यार, कभी था क्या? क्या उसके पास कभी जीन थी? नहीं। उसने क्या करवाया? इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन करवाया, तो ये इंसुलिन प्रोडक्शन करने वाले बैक्टीरिया बने। क्या पहले से इनके पास था? हमने चेंज करवाया, तो इसकी की पूरी फिनोटाइप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्लियर? अपना बना सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट, और इसको क्या करवाया बेटा? कल्चर करवाया होस्ट सेल में। तो क्वेश्चन आता है, क्यों करवा रहे हो कल्चर? हमारी नहीं मर्जी है कल्चर करवाने की। तो एक चीज बताओ, क्या ये तुमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या टाइम पास करने के लिए बनवाया इतना देर से? भैया ऐसा थोड़ी ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, वाओ व्हाट्स अ ब्यूटी, अच्छा लग रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसलिए थोड़ी ना इतना मेहनत किए हैं। भैया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवाए हैं, तो इससे अपन प्रोडक्शन भी तो करवाएंगे। अब आ जाओ, प्रोडक्शन करवाते हैं। प्रोडक्शन करवाने के लिए अपनी जो दूसरी प्रोसेस आएगी, उसको आप नाम दोगे बेटा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग नाम देंगे। अपनी ध्यान से देखो, दो ही प्रिंसिपल है बायोटेक की, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्लियर? तो जब आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात करोगे, ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या करेगी, इसके बारे में समझते हैं। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, चलो देखो, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग किसको नाम देते हैं समझते हैं। आपने क्या करवाया बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनवाई, यही तो बनवाए हैं ना। ये रही हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपन कहां ले जाएंगे बेटा? बोलो, कल्चर करवाएंगे होस्ट सेल में। कल्चर इन होस्ट सेल, शर्त होगी स्टेराइल एम्बियंस होनी चाहिए। अब आ जाओ, ये क्या है अपन समझते हैं। स्टेराइल एम्बियंस में कल्चर करवाएंगे। ध्यान से देखो, आपने एक बेटा यहां पे मीडियम लिया, जिसपे आप लेके आए अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आपका टारगेट है, एक प्लाज्मिड लेके आए हैं, इससे ढेर सारे हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाने चाहिए। तो इसका रेप्लिकेशन करवाना पड़ेगा, और रेप्लिकेशन करवाने के लिए इनके पास साइट ऑफ रेप्लिकेशन खुद का होता है, जिसको नाम है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये सब हम आगे चल के पढ़ेंगे। क्लियर? तो एक चीज बताओ, अगर आपने कोई मीडियम लिया है, क्या बाहर से इस पे पैथोजन अटैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, 100% कर देंगे। और इससे अगर कोई पैथोजन अटैक किए, पता चला आप बनाना चाहते थे इंसुलिन, बन गई हमारी थायरॉक्सिन। बनाना कुछ और चाहते थे आप, बन गया कुछ और। इसलिए अपना टारगेट क्या होगा बेटा, कि यहां पे कोई पैथोजन नहीं आने चाहिए। अगर कोई पैथोजन नहीं आना चाहिए, तो इसको क्या आप स्टेराइल बनाओगे? क्या माइक्रोबियल फ्री इन्वायरमेंट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? जो माइक्रोबियल फ्री इन्वायरमेंट बनाते हैं, इसी को आप क्या नाम देते हो? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग नाम देते हैं। जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाई, इसी को आपने बेटा स्टेराइल कल्चर मीडियम में ले जाके ग्रो करवाया, इसी को आप क्या नाम देते हो? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग नाम देते हैं। अब क्या होगा बेटा? स्टेराइल एम्बियंस में ले जाके इसकी क्या करवाएंगे बेटा? ग्रोथ करवाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा? अपना प्रोडक्शन होगा। और किसका प्रोडक्शन होगा? जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं। क्लियर है? अब जब प्रोडक्शन की बात करोगे, तो ये जो हमने कल्चर करवाया, कल्चर करवाने का क्या रीजन था? हो सकता है अपने को चाहिए हो जीन क्लोनिंग, में भी हो सकता है हम जीन क्लोनिंग करवाना चाहते हो। तो एक चीज बताओ, जीन क्लोनिंग करवाना चाहते हो, आप एक जीन लेके गए हो, इससे बल्क में जीन बनेंगी कि नहीं बनेंगी? 100% बनेंगी। आप जीन क्लोनिंग करवा सकते हो, या फिर आप प्रोड्यूस करवा सकते हो बेटा, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करवा सकते हो। अब बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या हो सकती हैं? आपने नाम सुना होगा एंटीबायोटिक्स, नाम सुने हो? ये एंटीबायोटिक्स जो बनाई जाती हैं बेटा, ये बैक्टीरिया को यूज करके बनाई जाती हैं। क्लियर? आपको कोई वैक्सीनेशन बनवानी है, तब भी इसका यूज ले सकते हो। आपको कोई एंजाइम बनवानी है, तब भी इसका यूज ले सकते हो। आपको कोई हार्मोन बनाना है, तब भी आप इसका यूज ले सकते हो।
अब जरूरी नहीं से इतना, हो सकता है हमारी मर्जी हो हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाना चाहें या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना चाहें। भाई आपने जो गोल्डन राइस बनाई या फिर बीटी कॉटन बनाया, बीटी ब्रिंजल बनवाया, बीटी सोयाबीन बनवाया, ये सब क्या है? हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है कि नहीं? जैसे आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन, नाम सुना होगा आपने। ये जो बीटी कॉटन है इसको इंसेक्ट बहुत तेजी से खाते थे, इसलिए कॉटन का प्रोडक्शन रेट कम होता जा रहा था। हमने बैसिलस थुरिनजेन्सिस बैक्टीरिया को यूज करके इसको कैसे बना लिया बेटा? बैक्टीरियल सेंसिटिव बना दिया। कैसा बना दिया? बैक्टीरियल सेंसिटिव बना दिया। इसके अंदर वो केमिकल हमने इंट्रोड्यूस किया कि गलती से भी इसके ऊपर कोई इंसेक्ट बैठे तो उसकी हिसाब किताब फाइनल हो जाए। यही तो आपने किया था ना। तो एक चीज बताओ, जब आपने बेटा इसमें कोई केमिकल यूज किया जिससे इसके ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म ना बैठ पाए तो प्लांट कैसा हुआ? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यार, ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज तो किया है हमने। तो हो सकता है बेटा हमारा टारगेट हो जीन क्लोनिंग करवाने का, तब भी यही प्रोसेस करवाएंगे। हो सकता है एंटीबायोटिक्स बनाना हो, वैक्सीन बनाना हो, एंजाइम या हार्मोन बनाना हो, तब भी अपन इसी प्रोसेस से जाएंगे। और या फिर हमारी मर्जी हो सकती है हम बनाना चाहें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का पूरा नाम क्या अपना क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म बेटा जीएमओ। क्वेश्चन उठा के देखना, यही पूछा गया है आपके नीट 2014 में। जीएमओ का पूरा नाम तक पूछा गया है आपसे। अब बताओ, राइट? हो सकता है आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना चाहते हो या फिर कोई ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाना चाहते हो, तब भी आपको दो चीजें यूज करनी पड़ेगी। एक तो यूज करना पड़ेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा क्या यूज करना पड़ेगा? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्लियर? तब जाके बेटा अपना कोई प्रोडक्शन हो पाएगा। क्लियर? ये हमारी शुरू हुई है, अब जाके पिक्चर क्लियर हुई करना क्या है चैप्टर में। अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। कुछ कहें क्या सर इतना देर से आप 1 घंटे से दिमाग खराब कर रहे हो, अब कह रहे हो चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। ये हमने नहीं लिखा है, ये सारी कहानी हमारी एनसीईआरटी ने लिख रखी है। यहां तक से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बेसिक कहानी से भी। ये तो सिर्फ भूमिका बनाई हमारी एनसीईआरटी ने, इतने तक से आपसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उठा के देखना। चलो, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनी? यहां तो हमने बोल दिया कि चलो बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, यहां बोल दिया काटते हैं। किसी का काटने के लिए टैलेंट होना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना किसी का काट लोगे या कोई अपना थोड़ी ऐसे कटवा लेगा। सर अगस्त से तो आप भी हम लोग का काट रहे हो, हमने तो कुछ नहीं बोला, हमारे अंदर टैलेंट है इसलिए हम काट रहे हैं तुम्हारा, है ना। कुछ लोग सोच रहे सर हम तो अक्टूबर में आए थे तो कटा तो तुम्हारा भी है। भाई इनका भी कटा है और तुम्हारा भी, कोई बड़ी बात नहीं है, सबका कटेगा। चलो आ जाओ, कैसे अपन ने क्या किया सबसे पहले ध्यान से देखना आप। सबसे पहले आपने क्या किया? प्लाज्मिड को कट किया है। तो काटने के लिए आपको चाहिए एंजाइम, पहली टूल्स तो यही हुई। क्लियर? काटने के बाद जोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए। क्लियर? जहां ले जाके जिस वेक्टर में रखोगे वो भी चाहिए, यानी प्लाज्मिड भी आपको चाहिए। और उसके बाद जहां ले जाके कल्चर करवाओगे वो होस्ट सेल भी चाहिए। क्लियर? तो यही सब बनाने के लिए जितने टूल्स यूज किए जाएंगे बेटा, उसी को आप नाम दोगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। चल भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या क्या टूल्स यूज करेंगे? 2 लेक्चर टूल्स लेगा। टूल्स पता चल गए, काटेंगे किससे, जोड़ेंगे किससे, इंटर किस में करवाएंगे, कल्चर किस में करवाएंगे, तब उसके बाद इसका स्टेप आएगा करवाएंगे कैसे। सर ये तो बड़ा हेडक है, इसी पे तो पूरा चैप्टर है बेटा, काटना कैसे और जोड़ना कैसे है, पूरी चैप्टर इसी पे है।
है ना। चलो सबसे पहली टूल्स हमने बताया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए जितने टूल्स यूज करेंगे वो है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पहली टूल्स आती है हमारी एंजाइम्स। दूसरी टूल्स क्या होती हैं बेटा? वेक्टर डीएनए या फिर इसी को नाम देते हैं वेहिकल डीएनए, राइट, जहां आप डिजायर्ड जीन को रख के ले जाओगे। अब ध्यान से देखो, जब आप डिजायर्ड जीन को आपको ले जाना था किसी बैक्टीरिया में, क्या डायरेक्ट डिजायर्ड जीन लेके गए हैं? पहले हमने बैक्टीरियल प्लाज्मिड से जोड़ा है। बिना बैक्टीरियल प्लाज्मिड से जोड़े इसको आप लेके चले गए किसी बैक्टीरिया में, ये किसी काम का भी नहीं होगा आपके। क्लियर? तो आपने क्या किया बेटा? वेहिकल या वेक्टर डीएनए यहां पे प्लाज्मिड यूज किया। उसके बाद एंजाइम हो गई, अपनी वेक्टर हो गई। तीसरा आएगा डिजायर्ड जीन भी तो चाहिए जिसको आप वेक्टर में चिपका के ले जाओगे। बोलो यार, और किस ऑर्गेनिज्म में ले जाओगे वो भी तो आपको चाहिए। चार टूल्स अपने को चाहिए। क्या क्या? एक एंजाइम, एक वेहिकल या वेक्टर डीएनए, दूसरा डिजायर्ड जीन और एक चाहिए होस्ट। इतनी चीजें हैं तो आप एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हो। क्लियर? आ जाओ, इसको पढ़ने से पहले एक दो पॉइंट और हमारे एनसीईआरटी ने दे रखा है, वो डायरेक्ट याद रखिएगा। सबसे पहले हमारी बेटा आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो बाबूजी थे बेटा वो कौन थे? बोलो। पॉल बर्ग, राइट, पॉल बर्ग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। किसको नाम दिया जाता है? पॉल बर्ग को नाम दिया जाता है, क्योंकि पॉल बर्ग ने क्या किया था बेटा? फर्स्ट सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर किसने करवाया था? पॉल बर्ग ने करवाया था। इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया था? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम दिया गया था। क्लियर है? उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग की जब शुरुआत कर दी हमारे पॉल बर्ग ने, उसके बाद दो साइंटिस्ट और आए थे बेटा। एक है स्टैनले कोहेन और एक है हर्बर्ट बोयर। ये दो साइंटिस्ट हैं। नाम से पता चल रहा होगा तुम्हारे भाई बंधु हैं, बाहर के हैं, कहीं हैं, बाहर के हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे भाई बंधु रील बनाने से फुर्सत ही नहीं पा रहे हैं, है ना। और जो जो रील बनाते हैं, मैं कंटाप मारूंगा, बदतमीज कहीं का। इंस्टाग्राम पे मेरा रील? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो फेक आईडी है मेरे। अच्छा, मेरी आईडी होती तो मैं पैसे मांगता उससे। ये रील बनाता, ये देखो है क्या? मैं थोड़ी नहीं। अच्छा, तू मुजरा नहीं करता, लेकिन इस क्लास में कुछ लोग हैं। कहां गई वो? इसकी बहन है? हाँ, उसको मैंने देखा, वो खूब रील पे बिजी रहती है अब, है ना। अच्छा, वो एक चीज नहीं समझती, अगर वो बनाती है, उसने हमको क्या फॉलो कर रखा है, तो उसका रील दिख भी जाता है मुझे है ना। तुम भी तो शामिल रहते होगी उसमें, तो ये शामिल रहती होगी। तुम लोग को वो पूछेगी भी नहीं, टेंशन ना लो। तुम जैसे गरीबों को पूछेगी नहीं, तुम लोग कोशिश तो करते होगे, हमें भी ले लो रे, हमारे भी कुछ फॉलोअर हो जाएंगे, है ना। इंटरेस्ट नहीं है, टैलेंट चाहिए उसके लिए, इंटरेस्ट नहीं। चल भाई, देखो जितने भी अच्छे कांड हुए ना, तुम्हारे इंडियन ने तो नहीं किया है, सब फॉरेनर्स ने किया है। ठीक है, एक खाली मंगलयान को छोड़कर। भाई मंगलयान तो पहले इंडिया ने ही छोड़ा। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा काम अपन ने किया पूरे वर्ल्ड में, पॉपुलेशन में टॉप पे। ये तो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है रे। अब यही नहीं रह गया तो क्या बचा अपने पास? क्या कहते हो? ऑप्टिक फाइबर? क्या क्या क्या? अच्छा, इसने ऑप्टिक फाइबर बोल दिया था। हाँ, अच्छा तुम है? अच्छा, ऐसा कुछ था? तुमको पता नहीं क्यों यूएसबी इंडिया ने पहले डिस्कवर्ड किया?
भाई कुछ चीजें आपने डाउनलोड किया दूसरे के लैपटॉप में, उसके मम्मी पापा देख गए तो कहां कहां तुम्हें मारेंगे तुम सोच नहीं सकते। इसलिए यूएसबी चाहिए, वो डेटा अपने तक रखना है। सही बात है कि नहीं? इसलिए यूएसबी बनी, ये तुझे पता ही नहीं है। इसने कहा ऑप्टिक फाइबर, मजबूरी थी ऑप्टिक फाइबर बनाना। नेट जिस स्पीड से चलता था, देखो तुम्हारे जमाने में तो 3G 4G और 5G आया, हमारे जमाने में चलता था 2G, है ना। आप कोई चीज डाउनलोडिंग में लगा दीजिए, उसकी ज्यादा नहीं 3 MB 4 MB होनी चाहिए। आप किसी से मिलने जाइए, अपना पूरा कांड करके 4-5 घंटे बाद आ जाइए, तब भी पता चलता था अभी 500 के भी बाकी है। हकीकत बात है, हम लोग उस जमाने से गुजर के आए हैं। ठीक है, तो मजबूरी थी इंडिया का ऑप्टिक फाइबर कर लेना, क्योंकि सब चीजें स्पीड में देखनी थी, इतना धीमे नहीं देख सकते। भाई माहौल अभी बना हुआ है, दिखेगा 4 घंटे के बाद, कोई मजा ही नहीं रह जाएगा। फिर देखने का क्या मतलब, तब तो तुमने सब कुछ कर लिया है। सही बात है कि नहीं? इसलिए ऑप्टिक फाइबर भी लाना मजबूरी थी इंडिया की। अब पॉपुलेशन तो इसके आगे तुम खुद समझदार हो। आ जाओ, देखो स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर, ये जब दोनों साइंटिस्ट आए बेटा, तो इन लोगों ने क्या किया, 1972 में सबसे पहला क्या बनाया था, प्रिपेयर किया था फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा बेटा। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनवाया था? हमारे स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। और यह पूरा कांड कब हुआ था? 1972 में। और इन लोगों ने जब फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, तो यहां पे यूज किया था बेटा एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन यूज करके, हट भी, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन यूज करके इन्होंने बेटा एक नेटिव प्लाज्मिड लिया था जिसमें पूरा कांड किया था। और उस प्लाज्मिड का क्या नाम था बेटा? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये लो, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया का नाम था बेटा। इसी प्लाज्मिड को यूज करके इन लोगों ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवाया था। और बनाने वाले साइंटिस्ट कौन थे? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। कब किए थे ये पूरा काम? 1972 में किए थे। इसके बाद और आएगा बेटा, इकोआर फर्स्ट 1978 में डिस्कवर्ड किया गया था। ये जितने ईयर लिखे जा रहे हैं, साइंटिस्ट के नाम लिखे जा रहे हैं, ये आपके एनसीईआरटी के ही लिखे जाएंगे और ये आपको याद भी रखना है। क्लियर? चल भाई, ये दोनों आप साइंटिस्टों के नाम याद रखिएगा। कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले टूल्स कौन सा आएगा हमारा? एंजाइम्स। चल भाई, कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहली टूल्स आती है अब एंजाइम्स। चलो एंजाइम्स की बात करें। देखो, ये जो हमारी एंजाइम्स होती हैं बेटा, कई टाइप की एंजाइम होती है। एक होती है लाइटिक एंजाइम, एक होती है क्लेविंग एंजाइम, और एक होती है ज्वाइनिंग एंजाइम, और एक होती है सिंथेसाइजिंग एंजाइम। वन बाय वन सबकी कहानी बात आएगी। सबसे पहली जो एंजाइम आएगी वो आएगी बेटा लाइटिक एंजाइम। अब ये जो लाइटिक एंजाइम होती है, ये क्या होती है बेटा? देखो, लाइटिक एंजाइम ये होती है सेल डिग्रेडिंग एंजाइम, और हेल्प करती है किसमें बेटा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए में। अब ये क्या होती है, आ जाओ समझते हैं। ध्यान से देखो, ये आपने एक लिया बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मिड। मेन डीएनए प्रेजेंट है, उससे अपना कोई मतलब ही नहीं है। बैक्टीरियल सेल में क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मिड। आपने एक सेल लिया जिससे क्या निकालना है आपको? डिजायर्ड जीन निकालना है। क्लियर? तो यहां से आपको प्लाज्मिड निकालना है और यहां से क्या निकालना है? जेनेटिक मैटेरियल निकालना है। यही तो करोगे ना। तो जब भी आप किसी सेल से प्लाज्मिड निकालोगे या डिजायर्ड जीन निकालोगे, सबसे पहला काम इसके सेल वॉल को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई इंजेक्शन है, घुसेड़ा प्लाज्मिड निकाल लाए।
सबसे पहला काम क्या करोगे, इसका सेल वॉल तोड़ोगे। तो सेल वॉल तोड़ने के बाद आपको क्या मिल जाएगा बेटा, जेनेटिक मटेरियल मिल जाएगा, यही तो होगा ना। आ जाओ, तो जो सेल वॉल तोड़ने वाली एंजाइम होगी उसी क्या नाम दोगे बेटा, लाइटिक एंजाइम नाम देंगे। सेल डिग्रेडिंग एंजाइम इसी को नाम देते हैं। ये क्या करती है बेटा, हेल्प करती है आइसोलेशन ऑफ डीएनए में। आपको जेनेटिक मटेरियल जो चाहिए वो यहीं से मिलेगा। अब कौन कौन सी होती है लाइटिक एंजाइम, आ जाओ समझते हैं। जैसे एक होती है हमारी लाइटिक एंजाइम लाइसोजाइम। अब एक चीज बताओ, आपने बैक्टीरियल सेल वॉल तोड़ा, बोलो यार, बैक्टीरियल सेल वॉल तोड़ने वाली जो एंजाइम होती है वो क्या होती है बेटा, लाइसोजाइम होती है। ये लो, ये क्या करवाएंगी, डाइजेस्ट करवाएंगी किसको बेटा, बैक्टीरियल सेल वॉल को। जो बैक्टीरियल सेल वॉल तोड़ने में हेल्प करेगी वो कौन सी एंजाइम होगी, लाइसोजाइम एंजाइम होगी। उसके बाद एक होती है बेटा सेलुलेस एंड पेक्टिनेस। चलो एक चीज बताओ, आपने पढ़ा होगा कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है किससे मिलकर बनी होती है बेटा, सेलुलोज एंड पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन से। तो आप नाम को पकड़ो, सेलुलेस एंड पेक्टिनेस। किसको तोड़ेंगे बेटा, प्लांट की सेल वॉल को जो तोड़ेंगे। ये लो, ये डाइजेस्ट करवाएंगी बेटा प्लांट सेल वॉल को, राइट। उसके बाद एक और होती है बेटा अपनी काइटिनेज। होती बहुत सारी हैं लेकिन आपको उतने ही याद रखने जितने अपने काम आने वाले हैं। एक होती है हमारी कौन सी एंजाइम, काइटिनेज एंजाइम। याद करो, आपने पढ़ा होगा जो फंगस की सेलुलोज बनी होती है, सेल वॉल बनी होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो काइटिन को तोड़ने वाली जो अपनी एंजाइम होगी वो क्या करवाए, क्या होगी बेटा, काइटिनेज होगी। ये डाइजेस्ट करवाएगी फंगल सेल वॉल को। क्लियर है ये पूरी कहानी। आ जाओ, नेक्स्ट आती है बेटा लाइटिक एंजाइम के बाद दूसरी आएगी क्लीविंग एंजाइम। अब ये क्या होती है, देखो पहला कौन सा एंजाइम आया, लाइटिक एंजाइम। क्या काम करेगा, सेल वॉल को तोड़ेगा। सेल वॉल को आपने तोड़ दिया तो आपको क्या मिल गया, डीएनए जेनेटिक मटेरियल मिल गया। अब इस जेनेटिक मटेरियल को कट करेंगे। आजा बेटा यहां पीछे, सबसे पहले सेल वॉल को ब्रेक कराया तो आपको डिजायर्ड जीन और प्लाज्मिड मिली। फिर उसके बाद आपने क्या किया, इनको तोड़ा। किससे तोड़ा है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तोड़ा। यही तो किया ना, एक बार आपने सेल वॉल तोड़ा और एक बार आपने जेनेटिक मटेरियल को तोड़ा। तो सेल वॉल तो तोड़ चुके हो ना, तो सेल वॉल तोड़ दिया तो आपको क्या मिल गई है, अब बोलो यार, हमारे पास क्या आ चुकी है, जेनेटिक मटेरियल आ गई। अब इस जेनेटिक मटेरियल को तोड़ेंगे। ये लो, यही तो किए हो ना। आ जाओ, अब आएगी क्लीविंग एंजाइम। ये क्या करवाएगी बेटा, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को जो ब्रेक डाउन करवाएगी इसी को कौन सा एंजाइम नाम देंगे बेटा, न्यूक्लिएजेस नाम देंगे। जो न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन करवाएगी वो कौन सी एंजाइम होगी बेटा, अपनी न्यूक्लिएजेस एंजाइम होगी। अब ये जो न्यूक्लिएजेस एंजाइम होती हैं आपने पढ़ रखा होगा बेटा, ये रही अपनी डीएनए की डबल स्ट्रैंड। और एक चीज बताओ, तो डीएनए की डबल स्ट्रैंड होती है आपस में किससे जुड़ी होती है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ी होती है। तो एक चीज बताओ, अगर आपको इसको ब्रेक डाउन कराना है किसको तोड़ोगे आप, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ेंगे। और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ने के लिए कौन सी प्रोसेस आप करवाते हो, हाइड्रोलिसिस। यही तो करवाए होगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो पढ़ चुके होगे अब तक, बोलो यार, नहीं पढ़े अभी तक, वो कंप्लीट हो गया ना। अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कंप्लीट हो गया होगा तब ये सब समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे बेटा। हैं, तुम्हारे यहां हो गया, तुम कहां से आई हो, तो कौन सी बड़ी बात है, हो गया। ये देखो टैलेंट, ये आए अक्टूबर में, इन क्या हो गया, तुम गरीब हो और क्या, तुम अगस्त से आए हो, तुम्हारे मॉलिक्यूलर। तो यार उससे हिसाब तो एडमिशन अगस्त में लेना नहीं चाहिए था, फिर तो जनवरी में एडमिशन लेना चाहिए था। 1 जनवरी को एडमिशन, 28 जनवरी सिलेबस फिनिश।
और क्या स्पीड देखो, तुम कमबख्त तो अगस्त में आए, तुम भी बायोटेक पढ़ रहे हो, ये भी बायोटेक पढ़ रहे हैं, तुम्हारे यहां मॉलिक्यूलर नहीं हुआ, ये पढ़ चुके। टैलेंट ऐसे बोलते हैं, है ना। आ जाओ, हमने लिया डबल स्टैंडर्ड डीएनए, चलो नहीं जानते कोई बात नहीं, हम सिखा देते हैं। और क्या, ये गरीब जैसा मुंह बना के ऐसे से कर रहा, सर क्या बताएं, अब कैसे तोड़ेंगे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। सुनो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड होती है उसके नाम तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, बस खत्म। ठीक है, बाकी माथा बच्चे तुम्हारे मॉलिक्यूलर वाले करवाए, अपने को टेंशन नहीं इसका। ठीक है, अब आपने पढ़ रखा होगा बेटा, एक होती है 5' एंड और एक होती है 3' एंड, ये होती है 3' एंड और ये होती है 5' एंड। तो ये क्या करते हैं बेटा, जब इसको आप तोड़ोगे, और तोड़ने के लिए बेसिकली आप तोड़ते क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। अगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो ये वाला सीक्वेंस अलग हो जाएगा और ये वाला सीक्वेंस अलग हो जाएगा। और जिस एंजाइम से तोड़ेंगे, क्लीविंग एंजाइम, जिस मेथड से तोड़ेंगे, हाइड्रोलिसिस, आगे आएगा ये सब अभी। क्लियर। तो यहां पे जो क्लीविंग एंजाइम होंगे बेटा, इसी को क्या नाम दोगे आप, न्यूक्लिएजेस नाम देंगे। क्लियर। अब देखो, ये हमने क्या बताया, ये हमारी न्यूक्लिक एसिड है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को तोड़ने के दो मेथड होते हैं, या तो आप काम कीजिए, इसको आप किनारे से तोड़ दीजिए, पहला मेथड तो ये हो सकता है कि आपने क्या किया बेटा, डीएनए को कहां से तोड़ा है, इंड से तोड़ा है या टर्मिनल इंड से तोड़ा है। या तो आप कहां से तोड़ सकते हैं, सेंटर से तोड़ सकते हैं। कहां से टूटेगा, इस बेसिस पे हमारी दो एंजाइम होती हैं। ऐसा नहीं कि एक ही एंजाइम दोनों जगह से तोड़ देगी, एक होगी बेटा जो बाहर से तोड़ सकती है और एक होगी जो अंदर से तोड़ सकती है। क्लियर है। तो न्यूक्लिक एसिड तोड़ने के कितने एंजाइम होंगे बेटा, दो एंजाइम होंगे। कौन कौन से होंगे, ये लो बेटा, 2 टाइप्स के होते हैं हमारे न्यूक्लिएजेस, एक होगी एक्सोन्यूक्लियस और एक होगी एंडोन्यूक्लियस। चल ध्यान से देखियो बेटा, अब इसमें बहुत तुमको माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, नाम को पकड़ो, आंसर यहीं पे लिखा गया है। एक्सोन्यूक्लियस कहां से कट करेगी बेटा, बाहर की तरफ से जो कट कर दे वो एक्सोन्यूक्लियस, जो सेंटर से या न्यूक्लियस डीएनए के अंदर से कट करे, एंडोन्यूक्लियस। क्लियर। चल भाई काटते हैं अब, ये लो, एक कौन सी है अपनी, एक्सो न्यूक्लियस, और दूसरी क्या है, एंडो न्यूक्लियस। राइट। ये क्या करेगी बेटा, ये लो, ये अपन ने लिया अपना डीएनए, राइट, और डीएनए के एक एंड पे होती है 5' और दूसरे पे होती है 3'। ये लो, चाहे जिधर से पढ़ो लेकिन किसी एक साइड से स्टडी होती है इसकी। अगर आप इधर से चल रहे हो बेटा, लेफ्ट टू राइट आ रहे हो, तो ये होगी 5' to 3' और 3' to 5', दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। अब ये नहीं कि इधर से चले तो 5' से 3', इधर से आए सर तब भी तो 5' से 3' आ रहे हैं, नहीं बेटा, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री स्टडी नहीं करनी है। जब भी आप स्टडी करोगे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में स्टडी करोगे। क्लियर। और सेम वही डीएनए हमने इस तरफ भी ले लिया, ये लो, ये हुई हमारी 5' से 3' और ये हुई 3' से 5'। हमने बताया इसको कट करने के दो तरीके हैं। एक्सोन्यूक्लियस कहां से कट करेगी बेटा, जो बाहर से कट करे, ये लो, यहां से लगाओ और यहां से लगाओ कट, ये लो। ये डीएनए के क्या टोटे टोटे हो गए कि नहीं अपने, लेकिन एक चीज बताओ, ये जो टोटे टोटे हुए कहां से हुए बेटा, किनारे से हुए, सेंटर से हुए हैं, किनारे किनारे से हुए हैं। ये कौन सी एंजाइम होगी हमारी, एक्सोन्यूक्लियस। कहां से कट किया बेटा, कट डीएनए एट द एंड, जो एंड से कट करेगी वो क्या होगी हमारी, एक्सोन्यूक्लियस होगी। और दूसरी चीज एंडोन्यूक्लियस कहां से कट करेगी बेटा, सेंटर से कट करेगी। जब सेंटर से कट लगाओगे, ये लो, नई कहानी मिलेगी आपको। डीएनए कहां से कटा, अब सेंटर से कटा। ये एंजाइम कौन सी होगी अब हमारी, एंडोन्यूक्लियस होगी। राइट। कहां से कट किया इसने, बाहर से अंदर से,
अंदर से, कट डीएनए, ये कट लगाएगा विद इन द डीएनए, जिसको आप क्या नाम दोगे, इंडोन्यूक्लियेज नाम देंगे। अपनी जो पूरी कहानी चलेगी इंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, बस इतना ही हमारे सिलेबस में। हाँ, एग्जांपल किया जाए, दोनों की बात कर ले। जो इंडोन्यूक्लियस होती है बेटा, इसका एक ही एंजाइम होता है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ये जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होती है, इसी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को आप नाम देते हो मॉलिक्यूलर सीजर नाम देते हैं बेटा। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, जो आपका काटने में हेल्प करेगी डीएनए, उसको क्या नाम दोगे, मॉलिक्यूलर सीजर नाम देंगे। और एक्सोन्यूक्लियस की एग्जांपल अगर आपको खुजली हो रही हो याद करने की, ये लो याद कर लेना, जिंदगी में एग्जामिनर नहीं पूछेगा। एक्सोन्यूक्लियस लैम्डा, नहीं इसलिए दे दिया क्योंकि कुछ को लगता है गुरुजी बता दो, हमें याद रखना है ना। जिसको भी खुजली हो रही है याद रखना, एक्सोन्यूक्लियस लैम्डा, जिंदगी में एग्जामिनर नहीं पूछेगा। क्लियर? जो कहानी चलेगी कहां से चलेगी, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से चलेगी। क्लियर? कितना टाइम हो रहा है अभी, आधे घंटे और रोकोगे? मैं कंटाप मारूंगा, बड़ी स्पीड से करना, नहीं सोचना मत है। हमारी मर्जी, हमारी मर्जी पे चलोगे बेटा तब तो जिंदगी नरक हो जाएगी। पूछ लो 33 वालों की हो चुकी है, अनित को आज डेमो दे दे। अच्छा 33 वालों को एकदम पीछे से कहना, नहीं सर सोचना भी मत। एक्चुअली 25 26 वाले पता है क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये कभी झेले नहीं है। जिस दिन ये झेल गए होते, आ जाओ करवा देते हैं आज, है नहीं